Hello students, am I audible? Yes, sir. ओके। तो लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जर्नल फॉर्म जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की वहां से डिस्कशन स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने जर्नल फॉर्म डिस्कस की थी एलपीपी की, और फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की डिस्कशन की थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है कि मैट्रिक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म की भी डिस्कशन की थी। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी एलपीपी जो है वो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोगों ने दो बातें रिटेन की थी कि एक तो एलपीपी में जो सारी आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वालिटी फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमने लगाई थी कि जो सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। राइट हैंड साइड को हम लोग पहले से ही नॉन नेगेटिव अज्यूम करके चल रहे हैं। इन केस अगर हमारी राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव नहीं होगी तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करने से पहले हम लोग जो है पूरी कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे हमारी जो राइट हैंड साइड है वो नॉन नेगेटिव आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज कैसे करती हैं। अगर हमारी लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होती है, लाइक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होगी तो हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर देंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और अगर हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में हुई तो हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग जो है इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिसीजन वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कशन की थी कि डिसीजन वेरिएबल्स को हम नॉन नेगेटिव किस तरह से बना सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वेरिएबल्स में हम लोगों ने डिस्कशन की थी रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की। पहले हमने डिस्कशन की थी रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की। से अगर हमारे पास इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हुई तो हम लोगों ने कहा था कि जो x है हम उसको रिप्लेस कर देंगे x डैश प्लस p से। और अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इस तरह की हुई तो हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे x को माइनस एक्स डैश प्लस पी से। तो हमारे पास जो पिक्चर में हमें वेरिएबल मिलेंगे, जैसे कि अगर हम x को रिप्लेस करेंगे x डैश प्लस पी से या माइनस एक्स डैश प्लस पी से अकॉर्डिंग टू केस, तो हमारी पिक्चर में से x डिसअपियर हो जाएगा और हमें x डैश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो x डैश आएगा वो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा x जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हुआ। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि सिंपली x जो है वो रियल नंबर में से वैल्यूज ले रहा है। दैट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने कहा था कि अगर हमारा x अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा तो x की हम सेपरेशन कर देंगे। लाइक x को हम लोग जो है x डैश माइनस एक्स डबल डैश की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, सो दैट x डैश और x डबल डैश जो बोथ वेरिएबल्स हमें मिलेंगे वो दोनों नॉन नेगेटिव होंगे। और सिमिलरली अगर x अनरिस्ट्रिक्टेड है और पिक्चर में हमें कहीं मॉड x दिख रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे x डैश प्लस एक्स डबल डैश से। अगेन x डैश एंड x डबल डैश बोथ आर नॉन नेगेटिव। फिर हम लोगों ने इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी की थी। दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसके रिलेटेड जो है प्रैक्टिस शीट जो है वो आपकी वेबसाइट पे गिवन है, जो एलएमएस पे प्रैक्टिस शीट्स डाल रखी हैं। तो आप उन प्रैक्टिस शीट्स को भी साथ साथ ट्राई करते जाओ। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो जो अपना डाउट है इंडिविजुअली मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एलपीपी में वो है सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने एलपीपी की डिस्कशन की, जर्नल फॉर्म की डिस्कशन की। तो वैसे भी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था, तो उसमें हमने फिजिबल सेट की बात की थी। अब हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिबल सेट बेसिकली है क्या। से हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में एलपीपी ली। मेरे पास कोई एलपीपी है, ऑप्टिमाइज z is equal to c transpose x subject to the condition ax equal to b, x is non-negative
बी पे भी हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि बी इज आल्सो नॉन नेगेटिव। अगर इन केस बी हमारा नेगेटिव होगा तो उसको हम सबसे पहले नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन होता है, एक तो हमारे पास है सोल्यूशन, एक है हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई ऐसे आपको एक्स मिल जाता है, हेयर एक्स इज एन टपल्स, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्स है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा, सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम उसको बोल देते हैं कि दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर वो जो सेट हमारे पास है, अगर वो साथ में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। और अगर वो जो अगर फिजिबल सोल्यूशन का सेट है, अगर उसमें से किसी पॉइंट पे मैक्सिमाइज वैल्यू आ जाती है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और मिनिमम वैल्यू आ जाती है इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट इज सोल्यूशन, सेकंड इज फिजिबल सोल्यूशन, थर्ड इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। सोल्यूशन जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा दैट इज सोल्यूशन। जो कंस्ट्रेंट्स अलोंग विद नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करेगा दैट इज फिजिबल सोल्यूशन। और जो फिजिबल सोल्यूशन होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देगा इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमम वैल्यू देगा इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, दैट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब जो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं इनका हम लोग एक सेट बना लेते हैं। वो जो सेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सेट। लाइक यहाँ पे मैंने फिजिबल सेट बनाया है कि फिजिबल सेट हमारा क्या होगा, दिस इज बेसिकली फिजिबल सेट। कि वो सारे, क्योंकि मैं जनरल प्रोग्राम की डिस्कशन कर रहा हूं, तो वो सारे एंटपल्स आ जाएंगे सच दैट वो एंटपल किस तरह के होने चाहिए, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट, ए एक्स इक्वल टू बी होना चाहिए, सेकंड एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और राइट हैंड साइड भी जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ जो भी हमें एंटपल मिलेगा, उसको हम फिजिबल, उसको हम एक सेट में इन्वॉल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास सेट कंस्ट्रक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सेट, सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस। और ये हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस होता है वो पॉलीहेड्रल सेट होता है। तो यहाँ पे उसने ये भी लिखा है कि फिजिबल रीजन जो होगा वो हमारा पॉलीहेड्रल सेट होगा, और वो सेट किस तरह का होगा, वो हमारे पास इस तरह का सेट होगा। तो कोई भी एलपीपी उठाओ, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उठाओ, उसके फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट बना लो, तो वो सेट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, कन्वेक्स सेट आएगा। इसको हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूफ आप अपने आप करोगे, क्योंकि हाइपर प्लेन और हाफ स्पेस का मैंने प्रूफ आपको करवा रखा है। तो सेम लाइंस पे आप लोग जो है फिजिबल सॉल्यूशंस के सेट को प्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स आप किस तरह से करोगे, हमारे पास ये फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट है। लाइक फिजिबल सॉल्यूशंस का जो हमारे पास सेट है, ये हम लोगों ने फिजिबल सॉल्यूशन का सेट बनाया पी एफ, वो सारे एन टपल्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी हो, एक्स नॉन नेगेटिव हो, और राइट हैंड साइड हमारी नॉन नेगेटिव हो। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि ये सेट हमारा कन्वेक्स सेट है। तो हम लोग कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में जाते हैं। किस तरह से प्रूव करते थे कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें उस सेट में से, और उनका सीएलसी, सीएलसी ज्योमेट्रिकली मीनिंग लाइन सेगमेंट, अगर उन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट सेम सेट में लाई कर जाती है, तो वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स सेट है, तो आप क्या करोगे, फॉर एवरी x1 x2 इन पीएफ वी हैव टू प्रूव देयर CLC alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 belongs to same set where condition on scalars are that their sum is 1 एंड बोथ स्केलर्स आर नॉन नेगेटिव। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो ये चीज तो हम लोग काफी बार प्रूव कर चुके हैं। इतना पोर्शन तो हम लोगों ने हाइपर प्लेन में भी प्रूव किया था कि ये हाइपर प्लेन जो है वो कन्वेक्स सेट होता है। ये दो कंडीशंस आपको अलग से प्रूव करनी पड़ेंगी। लाइक मैं लिटिल बिट आपको बता रहा हूं कि से अगर x1
पीएफ में है तो x1 किस तरह का एलिमेंट होगा? दैट मीन्स x1 एक तो एन टपल होगा, सो दैट ए x1 जो है वो b बनेगा और x1 हमारा नॉन नेगेटिव होगा और बी भी जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव है। सिमिलरली अगर x2 पीएफ में है तो वो किस तरह का होगा? x2 भी जो है वो एन टपल होगा, ax2 जो है वो b आएगा और x2 जो है वो नॉन नेगेटिव है एंड b इज आल्सो नॉन नेगेटिव। तो x1 x2 क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन में से, फिजिबल सेट में से हम लोग ले रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि x जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सेम सेट pf में है। तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट x जो है वो n टपल है और ax जो है वो b आएगा, मोर ओवर x नॉन नेगेटिव है और b जो है वो भी नॉन नेगेटिव है। तो x जो है वो बेसिकली है क्या? दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। तो ये क्लियरली विजिबल है क्योंकि x1 भी n टपल्स हैं, x2 भी n टपल्स है, तो अल्फा x1 जो है वो भी n टपल होगा और अल्फा x2 जो है वो भी n टपल होगा और उन दोनों का सम जो है वो भी अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? n टपल आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि x जो है वो r रेज़ टू पावर n में है, मींस n टपल्स है। फर्दर आपको प्रूव करना है कि ax जो है वो आपका b बनेगा, तो आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। तो सेम अल्फा 1 स्केलर है तो कॉमन आ जाएगा, दैट इज ax1 प्लस अल्फा 2 स्केलर है, कॉमन आ जाएगा, दैट इज ax2। और ax1 हमें किसके इक्वल गिवन है? क्योंकि x1 जो है वो हमारा pf में था, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हो, से दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो ax1 जो है वो भी b के इक्वल है, ax2 जो है वो भी b के इक्वल है, तो इसको आप अपने रिजल्ट में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ax1 है वो भी b के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू b प्लस दिस आल्सो इक्वल टू b। b जो है वो कॉमन आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और अल्फा 1 अल्फा 2 स्केलर्स है और इनका सम 1 है, तो ax इक्वल टू हमारा b भी आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि जो x है वो हमारा नॉन नेगेटिव है। तो x बेसिकली है क्या? x इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। अब हमें पता है कि x1 भी नॉन नेगेटिव है और अल्फा 1 जो स्केलर है वो हमारा नॉन नेगेटिव गिवन है हमें, अल्फा 1 भी नॉन नेगेटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। सिमिलरली x2 नॉन नेगेटिव गिवन है, अल्फा 2 नॉन नेगेटिव गिवन है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। और दो नंबर्स जो नॉन नेगेटिव है तो उनका सम जो है वो भी नॉन नेगेटिव होगा, दैट इज x जो है वो हमारा क्या आ गया? नॉन नेगेटिव आ गया। और b तो हमें नॉन नेगेटिव गिवन ही है, तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा क्या होता है? कन्वेक्स सेट होता है। इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, अगर आप चाहो तो इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, वो थ्योरी पार्ट है। देखो ये बेसिकली हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन का सेट होता क्या है? दिस इज पॉलीहेड्रल सेट। पॉलीहेड्रल की अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन होती है क्लोज्ड हाफ स्पेसेस की, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड हाफ स्पेसेस, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगी और बाउंडेड भी होगी, नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड। अब हमें ये पता है कि हाफ स्पेसेस जो होती हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेस जो है वो कन्वेक्स सेट है, और एक हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट्स इज आल्सो ए कन्वेक्स सेट। तो दैट मींस पॉलीहेड्रल सेट जो है वो भी क्या हो जाएगा? कन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो इसमें दो थ्योरम्स यूज होंगी, पहले कि क्लोज्ड हाफ स्पेसेस जो होती हैं वो कन्वेक्स सेट होते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो यूज होगी दैट इज closed half spaces are convex set, closed half spaces are convex sets। और दूसरी थ्योरम जो यूज होगी दैट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ
finite intersection of convex sets is a convex set। तो इन दोनों थ्योरम्स को यूज करके आप बोल सकते हो कि जो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड फाइनाइट इंटरसेक्शन होगी क्लोज्ड हाफ स्पेसेस की, वो भी हमारे पास क्या आएगा, कन्वेक्स सेट आएगा। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये पॉलीहेड्रल सेट की डेफिनेशन बन गई। दैट मींस कि पॉलीहेड्रल सेट जो है वो कन्वेक्स सेट होता है। तो ये आपके पास दो अल्टरनेटिव प्रूफ हैं, एक तो ये मैथमेटिकली जो है जो मैंने इस तरफ आपको बताया, और एक दूसरा इन रिजल्ट्स को यूज करके भी आप लोग डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो कि सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए एलपीपी इज ए कन्वेक्स सेट। बट अगर आपको ये वाले रिजल्ट अगर आप इस वे से प्रूव करते हो तो इनमें से कोई भी रिजल्ट जो है वो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। या तो आप प्रूव कर दो कि क्लोज्ड हाफ स्पेसेस कन्वेक्स होते हैं, या फिर आप प्रूव कर दो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट्स इज ए कन्वेक्स सेट। अगर आपका ये मैक्सिमम मार्क्स में आ जाता है, ऐसे ये आपको 10 मार्क्स में आ गया, फिर आपको ये दोनों थ्योरम्स प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस वे से प्रूव कर रहे हो, ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा रिजल्ट, और ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपको ये 2 मार्क्स में आ गया तो आप इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज करके प्रूव कर सकते हो। 5 मार्क्स में आ गया तो किसी एक रिजल्ट को प्रूव कर दो, 10 मार्क्स में आ गया तो दोनों रिजल्ट्स को प्रूव कर दो। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप जो है अपना प्रूफ सेटअप कर सकते हो। तो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस जो होता है किसी भी एलपीपी का, वो हमेशा कन्वेक्स सेट्स होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पॉइंट्स। तो कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 2 पॉइंट्स की डिस्कशन तो की थी, क्योंकि कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन मैंने उसी से जनरेट की थी। उसी को हम लोग मोर पॉइंट्स पे ले जाते हैं। इस डेफिनेशन की फर्दर किसी थ्योरम के प्रूफ में हमें जरूरत पड़ेगी, तो इस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, उसी को हम लोग जो है जनरलाइज कर सकते हैं कि से मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 x2, तो इनका सीएलसी क्या होता है। हम लोगों ने इनका सीएलसी बनाया था कि x इज इक्वल टू α1 x1 प्लस α2 x2, ये इनका सीएलसी होगा, प्रोवाइडेड कि जो स्केलर्स हैं वो आपके नॉन नेगेटिव हों और स्केलर का सम जो है वो आपका 1 होना चाहिए। अब अगर हमारे पास m पॉइंट्स हैं तो उसका सीएलसी क्या होगा, से मेरे पास m पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xm, तो इनका सीएलसी क्या होगा, x इनका सीएलसी होगा, और वो किस फॉर्म का होगा कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग α1 मिल गया, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग α2 स्केलर, और सो ऑन xm के कॉरस्पॉन्डिंग αm स्केलर। This is the CLC of these m points provided the condition on scalars are all scalars are non-negative and sum of all scalars is equal to 1। तो सेम उसी कंडीशन को आप जनरलाइज कर दो m पॉइंट्स पे। तो दीज आर दी सीएलसी ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स। अगर आप m पॉइंट्स लेते हो तो उनका सीएलसी जो है उसकी डेफिनेशन ये होगी कि x इक्वल टू α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस ऑन αm xm with the condition on scalars that all scalars are non-negative and their sum is 1। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वेक्स सेल की। कन्वेक्स सेल क्या होता है कि से आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आप लोग क्या करो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का सीएलसी बना लो, और उन सीएलसी जितने भी उसके सीएलसी बनते हैं उसको आप एक सेट में कंस्ट्रक्ट कर दो, वो सेट आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हल हो जाएगा। बेसिकली लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then convex hull of S is defined as all CLC of points of S, कि जितने भी S में पॉइंट थे आपने उन सभी पॉइंटों से सभी पॉइंट्स का सीएलसी कंसिडर कर लिया और उस सीएलसी को आपने एक सेट में फिट कर दिया, वो जो सेट होगा वो आपका कन्वेक्स हल होगा। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, से हमने कोई सेट लिया, से हमारे पास कोई सेट है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, मैंने एक सेट लिया उसमें मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। अब मुझे इसका कन्वेक्स हल बनाना है, तो कन्वेक्स हल क्या होगा कि इन सभी पॉइंट से ज्वाइन होता हुआ जितने भी सीएलसी हैं वो सभी सीएलसी को मैं एक सेट में फिट कर दूं, तो वो सेट मेरा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हल हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने पहले कंसिडर किए, इनको इनके सीएलसी क्या होंगे, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ सीएलसी बना दिया, मींस लाइन सेगमेंट जो है वो बना दी।
अब ये 2 पॉइंट्स के जितने सीएलसी थे वो मैंने सारे एक सेट में फिट कर लिए। फिर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर किया, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट बना दी, तो ये इन दोनों पॉइंटों के सभी सीएलसी आ गए। फिर मैंने ये 2 पॉइंट लिए और इन पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई अगेन लाइन सेगमेंट बना दी, तो ये सारे सीएलसी जो है कंप्लीट हो गए। तो दैट मीन्स इन 3 पॉइंटों के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ट्रायंगल है वो हमारी क्या हो गई, कन्वेक्स सेल हो गई। तो कन्वेक्स सेल इज बेसिकली, अगर हमारे पास कोई सेट एस है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग सभी सीएलसी कंसिडर करके एक सेट कंस्ट्रक्ट करो, वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हल हो जाएगा। बताओ अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। इज देयर एनी डाउट? तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन है और फिर हम लोग जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट? ए पॉइंट x of a convex set S is said to be an extreme point of S if x is not a CLC of any other two distinct points of S. That is, x cannot be expressed as this. अगर इसको थोड़ा इजी करके देखें, एक्सट्रीम पॉइंट को आप लोग सिंपली वर्टेक्स भी बोल सकते हो। लाइक मेरे पास ये कोई एलपीपी है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं एक्सट्रीम पॉइंट बोल लूंगा। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको आप किसी दो अदर पॉइंट्स की सीएलसी में ना लिख पाओ, और वो इंपॉर्टेंट है कि जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए। लाइक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक पॉइंट आप ये ले लो और एक पॉइंट आप ये ले लो, तो ये पॉइंट जो है ये इन दोनों पॉइंट्स के सीएलसी पे लाई कर रहा है। बट 2 कंडीशंस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो ये है कि जो पॉइंट्स आपने लेने हैं वो फिजिबल सेट में से होने चाहिए। तो फिजिबल सेट जो है वो हम लोगों ने ये कंसिडर किया है आपका। अगर मैं इसको अलग से बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारा जो है ये फिजिबल सेट है और ये इसके वर्टिसेस हमने बोले हैं। तो इसका जो फिजिबल सेट का पोर्शन है ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो कोई बच्चा मेरे को पूछेगा अगर कि एक पॉइंट सर ये ले लिया एक ये ले लिया, तो ये पॉइंट तो जो है इन दोनों पॉइंट्स के सीएलसी में लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये आउट ऑफ द फिजिबल सेट है। और सेकेंडली कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एक पॉइंट आप यही ले लो और एक पॉइंट आप ये ले लो, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ मैंने सीएलसी बना दिया, तो ये पॉइंट जो है ये उसी सीएलसी में तो लाई कर रहा है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है, दैट इज डिस्टिंक्ट, कि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो इसके अलावा आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और उन 2 पॉइंट्स के सीएलसी में अगर वो वाला पॉइंट लाई कर जाता है तो वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। और अगर आपको ऐसे कोई 2 पॉइंट मिलते ही नहीं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जिनके सीएलसी में वो वाला पॉइंट लाई करे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। और इन अदर वर्ड्स हम उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स बोल दो, कॉर्नर पॉइंट बोल दो, एक्सट्रीम पॉइंट बोल दो, सब एक ही चीज के नाम है। चाहे आप एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हो, चाहे वर्टेक्स, चाहे कॉर्नर पॉइंट। तो बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट आपका क्या होगा कि उस पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे जिस पॉइंट को हम लोग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के सीएलसी में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। बोलो अगर किसी को एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन में डाउट है तो, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये आगे चल के हमें थ्योरम्स या जो छोटे मोटे हम लोग प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं उनमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बोलो क्लियर है एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन? नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं। एवरी वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट बट एवरी बाउंड्री पॉइंट नीड नॉट बी वर्टेक्स। कि बाउंड्री पॉइंट और वर्टेक्स को यहाँ पे डिस्टिंक्ट किया है कि जो वर्टेक्स होते हैं वो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, बट हर एक बाउंड्री पॉइंट जो है वो वर्टेक्स नहीं हो सकता। बाउंड्री पॉइंट कौन से होते हैं? मान लो अगर ये हम लोगों ने जो है हम लोगों ने बोला कि ये हमारा फिजिबल रीजन है,
तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तब वो कह रहा है कि ये वाले हम लोगों ने इसके एक्सट्रीम पॉइंट बोले थे या वर्टेक्स बोले थे, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बाउंड्री पॉइंट तो हैं, बट अगर मैं ये बाउंड्री पॉइंट की बात करूं ये वर्टेक्स नहीं है। तो जो एवरी वर्टेक्स है वो बाउंड्री पॉइंट तो होगा, बट हर एक बाउंड्री पॉइंट वर्टेक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट रिमार्क दैट एवरी वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट, बट एवरी बाउंड्री पॉइंट नीड नॉट बी वर्टेक्स। और नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स है, हम लोगों ने एक सेट लिया, हम लोगों ने एक सर्कल का इंटीरियर पोर्शन ले लिया। से ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है और इसका हम लोगों ने सारा इंटीरियर पॉइंट विद बाउंड्री कंसिडर कर लिया। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो इसके कितने वर्टिसेस होंगे? अगर मैं इसके वर्टिसेस की बात करूं तो इसका हर पॉइंट इसका वर्टेक्स होगा। लाइक अगर मैं ये पॉइंट लूं तो इसको मैं किसी दो पॉइंट्स के सीएलसी में लिख ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया? ये वर्टेक्स हो गया। अगर मैं ये पॉइंट लूं तो इसको मैं किसी दो पॉइंट्स के सीएलसी में नहीं लिख सकता, तो ये भी वर्टेक्स हो गया। दैट मीन्स सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके वर्टिसेस हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सर्कल था ये बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है। दैट मीन्स कोई भी अगर बाउंडेड क्लोज सेट होगा तो उसके इनफाइनाइट वर्टिसेस जो है वो पॉसिबल है। द वर्टिसेस ऑफ ए बाउंडेड क्लोज सेट मे बी इनफाइनाइट। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि से सर्कल ले लो, वो बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, बट उसकी जो वर्टिसेस हैं वो इनफाइनाइट हैं। बट एलपीपी में हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो इससे डिफरेंट है। एलपीपी में हमारे पास क्या रिजल्ट है कि अगर एलपीपी का जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड एंड क्लोज्ड है, तो ये डेफिनेट है कि उसकी जो वर्टिसेस होंगी वो हमेशा फाइनाइट होंगी। अगर मैं एलपीपी की बात नहीं करता, मैंने इन जनरल बात की, तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड क्लोज सेट है तो उसकी इनफाइनाइट वर्टिसेस पॉसिबल है। बट एलपीपी के केस में हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट है। वो क्या रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एलपीपी है और हमें पता चल गया कि उसका फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, तब हम डेफिनेट कर सकते हैं कि उसकी जो वर्टिसेस हैं वो फाइनाइट होंगी। ये जो रिमार्क है सेकंड, इसमें जो है एलपीपी को लेके हम लोगों ने बात कही है, इसका हमारे पास प्रूफ भी अवेलेबल है, वो फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस की। ये जो बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अब जो मैं डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। आगे ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग बहुत आगे तक डिस्कशन करेंगे, जिसमें ड्युअलिटी थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, इन सब की डिस्कशन होगी। तो उसमें ये जो एक वर्ड है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये आपका बार बार उठेगा। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है इस डेफिनेशन में, तो वो मेरे से जब भी पूछ ले कि सर ये डाउट है और इसको क्लियर करो। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से हम लोग पहले बेसिक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं। से इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। से हमारे पास कोई एग्जांपल है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जैसे दो इनइक्वालिटीज गिवन है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज कर लिया। लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है तो इसमें हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल s1 ऐड कर दिया, और सेकंड भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू इनक्वालिटी है तो इसमें भी हम लोगों ने एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दिया s2, विच इज स्लैक वेरिएबल। अब हमारे पास ये सिस्टम आ गया। इस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टू कंस्ट्रेंट्स हैं, m को मैंने 2 ले लिया, और हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, दैट मींस m लेस देन n है। और अगर इस सिस्टम को मैं लिखूं तो ये सिस्टम हमारा इस तरह से आ जाएगा, 1 1 1 0 2 1
0 1 इंटू x1 x2 s1 s2 इक्वल टू 3 5। तो अगर आप इसको a एज्यूम कर लो और इसको आप x एज्यूम कर लो और इसको हम लोग b एज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास कोई सिस्टम है ax इक्वल टू b, जिसमें हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं और 4 वेरिएबल हैं। तो हम बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इनमें से n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो पुट कर देते हैं। पुट n माइनस एम वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलूं तो n माइनस एम मेरे केस में हो गया 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स को मैं जीरो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आ जाएंगे। से हमारे पास x1 x2 s1 s2 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 s1 s2। तो हम लोग इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल को जीरो पुट कर देते हैं। लाइक मैंने x1 x2 को जीरो पुट कर दिया, तो जो मेरा रिमेनिंग सिस्टम है उसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो मेरे केस में वैल्यू आ गई 3 एंड 5। और फिर मैंने s1 s2 को जीरो पुट कर दिया, तो जो मेरा रिमेनिंग सिस्टम है वो मेरे पास क्या बचेगा। रिमेनिंग सिस्टम, अगर मैं इस सिस्टम में x1 x2 को जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। अब इसको मैं एक नया सिस्टम बोल देता हूं। से अगर मैं उसको इसी फॉर्म में लेके आने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा b। b मेरा हो गया 1 1 2 1। और इस केस में मेरा x आ गया x1 x2, और राइट हैंड साइड मेरी b है, दैट इज 3 5। तो ये मेरे पास एक नया सिस्टम आ गया b एक्स बी। इसको मैंने एक्स बी बोल दिया डिफरेंट करने के लिए, b एक्स बी इक्वल टू b। तो इन शॉर्ट हम लोग बेसिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है, जैसे मैंने ये सिस्टम लिया ए एक्स इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर देते हैं। तो n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट करने पे हमारे पास जो रिजल्टेंट सिस्टम आएगा, उस रिजल्टेंट सिस्टम को मैंने इस तरह से बोल दिया, वो रिजल्टेंट सिस्टम जो है दैट इज बी एक्स बी इक्वल टू बी। तो जो रिजल्टेंट सिस्टम के सॉल्यूशंस होंगे, उन सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। लाइक अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अब आप इस डेफिनेशन को साथ साथ चेक करो कि से हमारे पास कोई सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, मेरे पास कोई सिस्टम है विद m लीनियर इक्वेशंस एंड n अननोन्स, और कंडीशन है m लेस देन n। तो हम लोग क्या करते हैं, n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर देते हैं, n माइनस एम वेरिएबल्स को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटेड टू जीरो। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सिस्टम आएगा, रिजल्टिंग सिस्टम को मैंने बोल दिया बी एक्स बी इक्वल टू बी। तो उस रिजल्टिंग सिस्टम के जो सोल्यूशन होंगे वो इस वाले सिस्टम के बेसिक सोल्यूशन बन जाएंगे। बोलो क्लियर है ये डेफिनेशन। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इज देयर एनी डाउट? तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं कि से हमारे पास एक सिस्टम था ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें हम लोगों ने m कंस्ट्रेंट्स कंसिडर की और n अननोन्स कंसिडर किए विद द कंडीशन m इज लेस देन n। तो हम लोगों ने क्या किया कि n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर दिया। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सिस्टम है बी एक्स बी इक्वल टू बी, उसके जो सोल्यूशन होंगे वो प्रीवियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी के बेसिक सोल्यूशन बन जाएंगे। और जिन वेरिएबल्स को हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और जिन वेरिएबल लाइक हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, अगर मैं बात करूं मेरे पास n वेरिएबल्स हैं, तो n में से n माइनस एम वेरिएबल्स को मैंने इक्वेट कर दिया जीरो। तो ये जो n माइनस एम वेरिएबल्स होंगे इनको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल्स
और टोटल हमारे पास थे n। अगर उसमें से हमने n माइनस एम को 0 इक्वेट कर दिया तो बाकी कितने बचेंगे? बाकी हमारे पास बचेंगे m। जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स की डिस्कशन होगी, एक नॉन बेसिक वेरिएबल, एक बेसिक वेरिएबल। तो जिन वेरिएबल्स को हम जीरो इक्वेट करेंगे दैट आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है आफ्टर पुटिंग n माइनस एम वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो वो हमारे हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल। लाइक अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, जैसे मैंने यही एग्जांपल दी और मैंने कहा कि इनमें से दो वेरिएबल्स को आप जीरो रखो, तो हमारे पास तो टोटल वेरिएबल है चार। तो इस तरह से हमारे पास तो बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी। लाइक फर्स्ट चॉइस होगी x1 x2 को जीरो रख दो, सेकंड चॉइस होगी x1 s1 को जीरो रख दो, थर्ड चॉइस होगी x1 s2 को जीरो रख दो, फोर्थ चॉइस होगी x2 s1 को जीरो रख दो, फिफ्थ चॉइस होगी x2 s2 को जीरो रख दो, और सिक्स चॉइस होगी s1 s2 को जीरो रख दो। तो हमारे पास ये टोटल सिक्स चॉइसेस बन गई। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे जिनको मैंने जीरो रखा? तो फर्स्ट सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग x1 और x2 नॉन बेसिक हो गए और s1 s2 मेरे बेसिक वेरिएबल हो गए। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो इसमें मेरे नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे? x1 और s1 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए, x2 और s2 जो वो है वो मेरे बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जो हमारे केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि हमारे कौन से बेसिक वेरिएबल है, कौन से नॉन बेसिक वेरिएबल है। इन सिंपल लैंग्वेज जिनको आप जीरो पुट करोगे वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, और जो आपके पास पेंडिंग वेरिएबल है वो हमारे हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स। तो अगर से मेरे पास n, हमारे पास n अननोन्स थे और हमारे पास m जो है वो कंस्ट्रेंट्स थी, तो हमारे पास टोटल बेसिक सोल्यूशन कितने बनेंगे? से अगर आप पहले इसको इजी कर लेते हैं, मेरे पास फोर वेरिएबल थे और मेरे पास टू कंस्ट्रेंट्स थी, तो मेरे पास टोटल कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? मेरे पास आ रहे हैं 4C2। मतलब हमारे पास हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं फोर अननोन्स में से टू टेकिंग एट टाइम। कितने कॉम्बिनेशन है इस तरह के पॉसिबल हैं? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल होंगे? 4C2। तो हमारे पास सिक्स बेसिक सोल्यूशन आएंगे। तो इस केस में देखो हमारे पास सिक्स बेसिक सोल्यूशन आ रहे हैं, 1 2 देन 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो अगर हमारे पास n अननोन्स होंगे और m कंस्ट्रेंट्स होंगी तो हमारे टोटल टोटल बेसिक सोल्यूशन कितने होंगे? NCM। तो उस केस में हमारे पास बेसिक सोल्यूशंस कितने रहेंगे? NCM। तो हमने ये यहाँ पे बता भी रखा है कि यहां तक हमने किया था कि बेसिक सोल्यूशन है क्या। तो वो कहता आउट ऑफ n कॉलम्स m कॉलम्स कैन बी सिलेक्टेड इन दिस वे इन NCM ways, n combination m ways, that is n factorial upon m factorial into n minus m factorial। तो जो m वेरिएबल्स होते हैं, जो n माइनस m वेरिएबल्स हैं जिनको हम जीरो इक्वेट करते हैं दैट आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और जो हमारे m वेरिएबल्स लेफ्ट रह जाते हैं वो हमारे क्या होंगे? बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन? लाइक जो आप लोगों ने ये सोल्यूशन फर्स्ट बनाया, ये हमारा बेसिक सोल्यूशन है। कैसे पता चला? कि इसमें से हमने दो वेरिएबल्स को जीरो रखा है और बाकी दो की वैल्यू निकालनी है। मान लो जो s1 s2 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली विजिबल है कि ये 3 और 5 आ रही है। अगर ये पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करता होगा, मतलब हर एक वैल्यू जो है वो आपकी नॉन नेगेटिव आती है, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन तो है ही है। बेसिक सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट किया है, तो ये बेसिक सोल्यूशन तो है ही है। प्लस बेसिक सोल्यूशन प्लस फिजिबल। फिजिबल का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि अगर वो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। लाइक अगर मैं सेकंड सोल्यूशन की बात करूं, x1 s1 को जीरो रखा, x2 की वैल्यू आ गई से -1 और s2 की वैल्यू आ गई 3। अब ये हमारा बेसिक सोल्यूशन तो होगा बट फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा।
This is a solution of the type that this is basic solution but not feasible solution. और अगर यहाँ पे -1 की जगह पे हमारे पास कुछ शेप 4 आ जाता, ये सोल्यूशन बन गया 0, 4, 0, 3। अब ये फिजिबिलिटी की कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे BFS। दिस इज BFS, दैट इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो इसके बाद हमारे पास है डीजनरेट और नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कौन सा होता है? से आप लोगों ने जैसे बेसिक सोल्यूशन पहले हम लोगों ने निकाल लिया, से इस केस में थर्ड सोल्यूशन के केस में मैंने x1 और s2 को 0 रखा। अब x2 और s1 की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप अज्यूम करो कि x2 की वैल्यू आ गई 0 और s1 की वैल्यू आ गई 6। मींस ये जो है जिनको हमने 0 रखा, x1 और s2 को हमने 0 रखा, तो ये हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल थे। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के अलावा जो बेसिक वेरिएबल्स हैं जिनकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उनमें से कोई वेरिएबल 0 लेवल पे चला जाता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, एटलीस्ट एक भी अगर बेसिक वेरिएबल 0 लेवल पे चला गया, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डीजनरेट BFS। पहले वो BFS होना चाहिए क्योंकि सभी नॉन एक्टिविटी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो BFS तो है। डीजनरेट का हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल के अलावा अगर कोई बेसिक वेरिएबल जो है वो 0 लेवल पे चला जाता है, तो हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दी है, ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विच इज, इन्होंने इन अदर लैंग्वेज डेफिनेशन दे दी, आप यहां पे पढ़ सकते हो कि अगर हमारा एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जो है वो 0 लेवल पे चला जाएगा BFS में, तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट BFS। या हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको अदर लैंग्वेज में अगर मैं प्रोनाउंस करूं, से हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल को आपने 0 लिया और बेसिक वेरिएबल की आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। अगर बेसिक वेरिएबल आपका 0 ना हुआ, मींस आपके जितने भी बेसिक वेरिएबल हैं अगर वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इफ ऑल द m बेसिक वेरिएबल्स इन ए BFS आर पॉजिटिव, मींस 0 लेवल पे नहीं जा रहा, वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर कोई भी बेसिक वेरिएबल जो है वो 0 लेवल पे चला गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे डीजनरेट BFS। इसके साथ रिलेटेड जो है एग्जांपल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको एक बार देख के आना, इसकी वीडियो जो है मैं साथ साथ LMS पे अपलोड करता जा रहा हूं। तो आप सबसे पहले बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, नॉन डीजनरेट, डीजनरेट, इनको देख के आना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उनमें ये जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या क्या आ रही है। टिल देन, थैंक यू सो मच।